कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 एसएसटी पेपर सेकंड में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, आज इस क्लास में मैं आपको उसका गुरु मंत्र बताने वाला हूं सबसे पहले, और इसके बाद मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको कंप्लीट कवर कैसे करना है, ट्रिकी अप्रोच के साथ कैसे कवर करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा सेट नंबर 7 है, जो कि 23 दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन होगा बच्चों, मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करा रहा हूँ 60 क्वेश्चन को। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक कवर करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड में हम 31 से 60 तक कवर करते हैं। जो मेरा सबसे पहले गुरु मंत्र है, ये अच्छा स्कोर कैसे करोगे आप सीटेट 2024 में पेपर सेकंड में, देखिएगा सभी स्टूडेंट अपने माइंड में सेट करना है कैसे तैयारी हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। अब बात आई है कर्क रेखा की, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट वन लाइनर अप्रोच के साथ आ जाए, या विकल्प के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने का। जैसे ही कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। ये बात तो सभी याद करते हैं ना, मैं आपको याद कराने वाला हूं कि विश्व में कितने महाद्वीपों से जाती है, उनके नाम, किस महाद्वीप के कौन से देश से जाती है, उनके नाम पता होने चाहिए, कितने जल निकाय हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरा गुरु मंत्र है। 30 क्वेश्चनों में लगभग मैं आपको पार्ट फर्स्ट में 5 से 6 टॉपिक ऐसे कवर कराऊंगा, पार्ट सेकंड में 31 से 60 तक जो जब हम क्वेश्चन कवर करेंगे 4 से 5 टॉपिक उसमें कवर करा दूंगा। कुल मिलाकर एक प्रीवियस ईयर में आपके 8 से 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इस सीरीज में मैं आपको सीटेट जब से एग्जाम प्रारंभ हुए तब से लेकर 2024 तक के सभी पेपर कवर करा दूंगा। इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, जैसे जैसे मैं आपको कवर करा रहा हूं ऐसे आपको कवर करते हुए चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का टफ बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आते हैं और लेवल बहुत ज्यादा टफ हो चुका है सीटेट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कर्क रेखा, मैप के अकॉर्डिंग भी मैं आपको कवर कराऊंगा। चलो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम है जी राजस्थान। अब कर्क रेखा से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, यह भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर में है। कहां पर है, लोकेशन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा मैं जरूर आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कुल 16 देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यदि महाद्वीप की बात करें, कुल 3 महाद्वीप है, कौन कौन से हैं मैप पर कवर करेंगे, और 6 जल निकाय हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब मैं पहले आपको कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद विश्व के महाद्वीप पर बताऊंगा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। चलो पहले एक ट्रिक याद करते हैं। सभी को पता है 8 राज्य है। मित्र पर गमछा छार, मित्र पर गमछा छार। मी से बनता है आपका मिजोरम, त्रे से बनता है आपका त्रिपुरा, पै से बनता है आपका पश्चिम बंगाल, रे से बनता है आपका राजस्थान, गै से बनता है आपका गुजरात, मै से बनता है आपका मध्य प्रदेश, झ से बनता है आपका, छा से बनता है आपका छत्तीसगढ़, और जै से बनता है आपका झारखंड। ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब मैं थोड़ा आपको मैप के अकॉर्डिंग कवर करा देता हूँ। कर्क रेखा कौन सी होती है, मकर रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा कौन सी होती है। एक क्वेश्चन इस सीरीज से, इस स्लाइड से आपका 100% बनेगा। अब आपके सामने ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर होता है भूमध्य रेखा। कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा फिक्सन नहीं करनी है। 23.5 डिग्री उत्तर की साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की साइड जो होती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की साइड होती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की साइड होती है। ठीक है जी, मध्य वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है। अब मैप के अकॉर्डिंग देखिएगा, कर्क रेखा का आपको पता चल चुका है। सबसे पहले जो कर्क रेखा है कौन से महाद्वीप से ऊपर निकली है बच्चों, उत्तरी अमेरिका। कौन से महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद नंबर 2 आपका अफ्रीका महाद्वीप से, और नंबर 3 आपका एशिया महाद्वीप से। कुल मिलाकर जो आपकी कर्क रेखा है विश्व के 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। जो मैं जो पिंक कलर से आपको स्लाइड करके दिखा रहा हूं ना, इसकी बॉर्डर बनाकर, इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। सर तीनों रेखाएं कौन कौन सी होती है, नंबर 1 कर्क रेखा, नंबर 2 विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, नंबर 3 मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा फैक्ट से। जो निचली वाली साइड होती है मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से मात्र एक रेखा होकर गुजरती है, कौन सी आपकी, ये आपकी मकर रेखा। क्लियर है जी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कितनी रेखाएं होकर गुजरती है, 2। कौन कौन सी, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप तीनों रेखाएं होकर
गुजरती है। इतना आपको पता चल चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैप पर मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूँ। जो राजस्थान है ना, राजस्थान का देखो हल्का सा पार्ट टच होता है, इसका मतलब आपका क्या हुआ, सबसे कम जो लंबाई है कर्क रेखा की किस राज्य में है, आपका राजस्थान में है। ऐसे आपको याद करने। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन और कवर कराऊंगा, क्योंकि बच्चों साथ के साथ कवर करते हुए चलना। ये तो कर्क रेखा की बात हुई थी। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा कौन सी होती है, जो 82.5 डिग्री पर होती है पूर्वी देशांतर पर, जो इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। थोड़ा लाइन में आपके सामने ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ये आइडिया दे रहा हूँ। कोई डिग्री 1-2 डिग्री का स्लाइड इधर हो जाए इधर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। सबसे पहले मैं 5 राज्य जिनसे मानक समय रेखा होकर गुजरती है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 एमपी, नंबर 3 यूपी एमपी के बाद क्या आता है छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 चौथा उड़ीसा, नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश एपी। इतनी बात क्लियर हुई। मानक समय रेखा 5 राज्यों से, कर्क रेखा 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय खालिस्तान में समान है। किस चीज में समान है, क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा किस चीज में समान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। परिस्थिति और अवसर, अवसर की समानता हमारा एक क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार भी अवसर की समानता का है। प्रस्तावना ना बच्चों, प्रस्तावना को मैं पहले आपको कवर करा देता हूं। प्रस्तावना को पढ़ना कैसे है। मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट जो क्लास फिलहाल वर्तमान में देख रहे हैं ना, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं पढ़ा 10 बार 20 बार 50 बार है प्रस्तावना और उद्देशिका को, लेकिन समझ में नहीं आई है। चलो आज इसको समझ लेते हैं। प्रस्तावना होती क्या है, कहती क्या है और इसका अर्थ क्या होता है। देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से। भारत का संविधान उद्देशिका, भाई उद्देशिका में प्रस्तावना क्या होती है, एक आपका मसौदा होता है, प्रारूप होता है कि हमें कि जो जब संविधान सभा की बैठक होनी स्टार्ट हुई थी बच्चों, क्या हुआ था उस टाइम सभी उन विचार सभी के मन में अलग अलग आए। तब ये डिसाइड किया गया कि भारत का जो संविधान होगा वो कैसा होगा। उसमें दो बातें निकल कर आई कि जो भारत के व्यक्ति है, भारत के व्यक्तियों को, नागरिकों को क्या क्या प्रोवाइड कराना है, दूसरा और संविधान कैसा होगा। देखिएगा थोड़ा समझने की साधारण भाषा में बताना चाहता हूं मैं। 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं प्रस्तावना को। नंबर 1, ये जो ऊपर की 3 लाइन है ये भारत कैसा होगा, इसमें ये बातें लिखी गई है। और हम भारत के नागरिकों को भारत के क्या क्या देंगे, साधारण शब्दों में बिल्कुल संविधान से बाहर निकलकर साधारण भाषा में आपके समझ में आ जाएगा। देखिएगा 2 पार्ट में, भारत में कैसा होगा, भारत कैसा होना चाहिए, और नागरिकों को हम क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। देखिएगा बच्चों, भारत की उद्देशिका प्रस्तावना में भारत के लिए क्या क्या कहा गया, पहले इसको समझते हैं। फिर न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, ठीक है जी, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, और आपका अवसर की समानता कितने प्रकार की है, मैं आपको कवर कराऊंगा वन बाय वन। अब देखते हैं भारत को क्या कहा गया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। भारत कैसा होना चाहिए, दोबारा रिवाइज करा देता हूं। ये वर्ड पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं वे। हम भारत के थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये तो भारत के बारे में बातें होगी इतनी। नागरिकों के लिए क्या क्या प्रोवाइड कराने की बात हुई है, नागरिकों को क्या कहा गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उद्देशिका प्रस्तावना में कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। में कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब न्याय हमारे 3 प्रकार के दिए गए हैं, स्वतंत्रता हमारी 5 प्रकार की दी गई है। क्लियर है जी। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसका मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए समानता कितने प्रकार की है, 2। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये डेट भी पूछी जाती है। हिंदी वाली और जो ये कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर वाली दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। को अध्ययन द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्लियर है जी? इतनी उद्देशिका में हमारे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय खालिस्तान में समान है प्रतिष्ठा और अवसर। देखो ये कहां से निकल कर आया है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूं। प्रतिष्ठा और अवसर का क्वेश्चन ये यहां से निकल कर आया है, इसलिए अच्छे से टॉपिक कवर करिएगा। मैं आपको 30 क्वेश्चन एक पार्ट में कवर करा रहा हूं बच्चों। 30 के 30 टॉपिक तो कंप्लीट डिटेल से कवर नहीं करा सकता, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और हमें लगभग 25 पेपर कवर करने हैं 2011-12 से लेकर 2024 तक। अभी तक जितनी बार भी CTET का एग्जाम हुआ है कंप्लीट मैं आपको कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है जी? इसलिए एक क्लास में लगभग 4 5 6 जितने टॉपिक कवर होंगे वो मैं आपको कराते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प का चयन कीजिए। जो उच्च पद थे उन पर गुलामों को क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वे अपने स्वामी व विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है जी? अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में सभी राजवंश को याद करने के लिए मैं आपको एक लाइन बताऊंगा। क्या याद रखना है? GKT का सैयद लोदी, ये लाइन याद रख सकते हो? जी सर याद रख सकते हैं। तो आपको दिल्ली सल्तनत याद होने जा रही है बच्चों। जी से बनता आपका गुलाम वंश, के से बनता आपका खिलजी वंश, टी से बनता आपका तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशाएं हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी, जो कि 1526 तक रही थी। इसका पतन कैसे हुआ, इसके बाद कौन सा वंश आया, वो भी मैं आपको एक लाइन की ट्रिक से याद करा दूंगा। अब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश को याद कैसे किया है हमने? जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब संस्थापक भी तो याद करने हैं ना, क्योंकि संस्थापक भी पूछे जाते हैं। संस्थापक को याद करने के लिए ऐसे याद कर लेना बच्चों, ऐबक जल गया, खरीज खा, बेलोर लोदी। थोड़ा इसे लिख लेना बच्चों, साफ साफ मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपनी लिखते हुए चल रहा हूँ। ऐबक, GKT का सैयद लोदी आप याद कर चुके हो। अब संस्थापक को याद करने के लिए एक लाइन याद रखना, ऐबक जल गया, खरीज खा, बेलोर लोदी। सर कैसे? जी से बनता है आपका गुलाम वंश, संस्थापक ऐबक से बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। के से बनता है खिलजी वंश, संस्थापक जल से बनता है जलालुद्दीन खिलजी। टी से बनता है तुगलक वंश, गया से बनता है गयासुद्दीन तुगलक, ऊपर है ये। ठीक है जी? इसके बाद सैयद से बनता है सैयद वंश, खरीज से बनता है खरीज खा और लोदी से लोदी वंश है बेलोर लोदी। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट जो उससे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ। टाइम पीरियड याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों? इससे पहले वाली क्लास में मैं एक मोबाइल नंबर आपको याद कराया था, उससे आपका दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों का क्रम याद हो चुका था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई, 1290 तक चलाया आपका कौन सा वंश? गुलाम वंश। कितने साल तक रहा है बच्चों? 6। ये वो आपका 6 में 4 जोड़ देते हैं, 1210 हो गए। 1210 80 84 साल। मैथ की आपकी ट्रिक अप्रोच वाली क्लास लगातार आपकी चल रही है। अभी थोड़ा SST के पेपर में आपको कवर करा रहा हूँ, और मिक्स मैथ की सीरीज लगभग 15 क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं। लगभग उसके 20 प्रीवियस मैं आपको कवर करा दूंगा। क्लियर है बच्चों? 84 साल रहा आपको गुलाम वंश। खिलजी वंश कितने साल रहा बच्चों? 1290 से 1320 तक बैठती है 30 साल। फिर तुगलक वंश कितना रहा बच्चों? 1320 से 1414। 1320 से 80 साल जोड़ दी, 1480 और 14 कितने होते? 94 साल रहा है बच्चों आपका तुगलक वंश। आपका 1451, 14 से 24, 34, 44, 54, 40 हो जाते बच्चों। 40 में 3 घटा दो, 37 साल। लोदी वंश 51 में 50 ही जोड़ते हैं, 85 में 26 हुए। 50 26 कितने होते बच्चों? 50 60 70 75 76 साल ये रहा। इसका मतलब सर्वाधिक शासनकाल किसने किया है? कौन से वंश ने किया? 94 साल। कौन सा है ये? तुगलक वंश। और सबसे कम 30 साल
खिल जीवन, इतना आपको पता होना जरूरी था। ऐसे करो बच्चों तैयारी। अब मैं आपको थोड़ा और भी बता देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट में डिटेल पढ़ लेना बच्चों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून में के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। मानसून के लौटने से मौसम पर पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। भारत में दक्षिण भागों में मानसून के लौटने पर मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और सी सही है। बी और सी आपके सही है। क्लियर जी। दक्षिण पश्चिम मानसून में ना मौसम में हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भूमि की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भूमि बंगाल की खाड़ी से नहीं बच्चों, मुख्य भूमि से नहीं। क्या होता है मैं बता देता हूँ। दक्षिण पश्चिमी मानसून से मौसम में ना हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भूमि की ओर चलती है और वापस लौटते हैं मानसून में मौसम में हवाएं मुख्य भूमि से वापस बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। इतना आपको पता होना चाहिए था बच्चों। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत में दक्षिण भागों में विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ना इस मौसम में वर्षा होती है, जिसे बोलते हैं सर्दियों में वर्षा कहां होती है? वो आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होती है। और ये किस कारण होता है? लौटते हुए मानसून के कारण। अब थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे मानसून से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, देखिएगा अच्छे समझ लेना बच्चों कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत में मानसूनी वर्षा 2 टाइप से होती है बच्चों। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा आपका उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन सा है, उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। ITCZ का जुलाई माह में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थानांतरण हो जाता है बच्चों। मानसून का आगमन 1 जून को केरल में प्रवेश कर जाता है। फिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ 1, 2, 3 भी हो जाते हैं, कभी 1-2 दिन पहले भी आते हैं। और दक्षिण पश्चिमी मानसून बच्चों होता क्या, 2 शाखाओं में डिवाइड कर देते हैं इसको। हो जाता है, क्यों हो जाता है? भारत की आकृति के कारण। भारत की आकृति ऐसी है ना, ये तो आपका बंगाली खाड़ी, यहाँ पर ये बीच में पहाड़ी आ जाएगी, कुछ हिस्सा इधर निकल जाएगा डिवाइड होकर, कुछ इधर निकल जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्लियर है जी। अरब सागर वाली शाखा 3 शाखाओं में विभाजित होती है। तो एक तो आपका पश्चिमी तटीय मैदान की सादरी व पश्चिमी ढाल में वर्षा, ये देखो ऐसे कर जाता है 2 भागों में, आपके सामने डायग्राम में जो मैं आपको कहां पर बता रहा था बच्चों, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। नंबर 1 अरब सागर वाली शाखा ये, दूसरी बंगाली खाड़ी वाली ये। क्लियर है जी। जो इसमें दूसरा क्षेत्र होता है बच्चों, मुंबई मध्य भारत वाला क्षेत्र हो जाता है। तीसरा सौराष्ट्र वाला, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र हो जाता है। क्लियर है जी। अब जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, गंगा के मैदान से होते हुए पंजाब के मैदान तक वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी भारत वाले हिस्से में बरसात होती है। कौन से मानसून से बच्चों? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। क्लियर है जी। इसके बाद क्या होता है, निर्वात अर्थात मानसून का लौटना। दक्षिण तमिलनाडु में बरसात कराता है ना बच्चों, इसमें लौटता मानसून उत्तर पूर्वी मानसून होता है। ध्यान से देखिएगा कैसे आपसे डिटेल के साथ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, अपलेशियन, हिमालय, यूराल, वास्जेस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? ये आपको भिन्न बताना है कि अलग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वास्जेस। मोरदार पर्वत का निर्माण कैसे होता है बच्चों? तब होता है जब पृथ्वी की 2 या 2 से अधिक है ना टेक्टोनिक प्लेट एक साथ आपस में टकराती है। भारत में ना अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन और रूस में यूराल पर्वत है ना मोरदार पर्वत के उदाहरण है। जबकि आपका वास्जेस जो है आपका, या वास्जेस बोल सकते हो उसको, यह आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत, इसकी मैं आपके सामने क्लास लेकर आऊंगा, लगभग 5 से 7 मिनट की क्लास होगी। ब्लॉक पर्वत, माउंट आपके फोल्डिंग ब्लॉक, ये सभी आपको लगभग 10 से 15 है, 2 मिनट में 4 मिनट में कवर करा दूंगा ट्रिकी अप्रोच के साथ। अब थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कहाँ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। विषुवत एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या पूछा गया है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। कैसे है थोड़ा कवर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। जो ये आपकी भूमध्य रेखा, ये देखो बिल्कुल करती है। 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये लाइन खींचने के बाद एक हिस्सा आपका ये, एक हिस्सा आपका ये, बिल्कुल सही है। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये आपको सभी को पता है। विषुवत अंश 0 अंश देशांतर को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। काल्पनिक रेखा 2 भागों में बांटता है, बिल्कुल बांटते हैं। इस पर वैसे तो 3 रेखाएं होती है, कौन कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश मध्य रेखा, 23.5 डिग्री निचली साढ़े उत्तरी बच्चों मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई। कथन: भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने तथा दूसरी विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता किसकी? ए की। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों को अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था और आदिवासियों को जंगल में आना प्रतिबंधित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जी आपका। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, कैसे दिया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। विधवा विवाह हो सके, विधवा विवाह हो सके। इनके सुझाव ने ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था बच्चों। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह को अनुमति के लिए कानून पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा उस जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 महारों को। ब्रिटिश सेना में ना महार जाति थी, वहां महार जाति को ना सेना में प्रवेश दिया गया था और इनके नाम पर ना एक रेजिमेंट भी बनाई गई थी। अछूत माने जाने वाले कई महार लोगों ने ना महार रेजिमेंट से नौकरी, महार मतलब वहां छुआछूत की बीमारी थी उस टाइम, मतलब छुआछूत ज्यादा होता था, एक महारी रेजिमेंट बना दी थी उनकी अलग से। साधारण भाषा में ये बात समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता या नजदीक है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। यदि आप सभी को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों के से सबम को मुक्त करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें। प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्च के कारण भारत सरकार के ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए। बी क्या कहता है? जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण कठिनाई बढ़ गई। सी क्या कहता है? 1917 की रूस की क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ए, बी और सी ये तीनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार कीजिए। युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों को मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी हुई। भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। सी, व्यापार समूह को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, जबकि सी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 14। पूर्णकालीन रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? ए, वे राज्य जिनके शासकों ने भारत के विलय स्वीकार किया। बी, वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान के विलय स्वीकार किया। सी, जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक। ठीक है जी, एक बार पढ़ लेना अपने आप बच्चों। इसके मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि काफी लेंथी क्लास हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये तो रिपीट होने वाला नहीं है, इतना तो कंफर्म मान के चलो। जो डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन कवर कराने वाले वो मैं आपको कंप्लीट साथ के साथ कराता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ए, सी, व, डी आपके ठीक है। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कहते हैं? निम्न दिए गए ए और बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चयन करें। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदायों को अनदेखा किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
सी, ये सही है, बी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अधिकतन वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। कारण बी, चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूर्व से पूर्व में सूर्य पहले उगता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कहना क्या चाहता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की, बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इतना आपको सभी को पता है। ग्रीनविच के पूर्व के स्थान है ना, ग्रीनविच टीम जो टाइम से आगे होता है और पश्चिम में स्थान उसके पीछे है। क्वेश्चन नंबर 17। 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए बी सी पर विचार करें। वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण करता था। वे उनके अपने जनजातीय देवता थे। उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोछाओं के साथ गठबंधन था। वन समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18। आप भारतीय महाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 19। दीवाने खासों आम की वास्तु विशेषता कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधित्व होता था? ए, जनसभा कक्ष में मस्जिद के सदस्य बनाया गया। बी, राजा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी आपके सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए में, अवसादी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल ए और डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। ठीक है। बी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। गर्म हवा संघनन भारी होती है। पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ए, बी तथा डी आपके तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जब जेट स्टीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटित होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? हीट डोम। हीट डोम क्या होता है? हीट डोम तब होता है जब वातावरण गर्म समुद्री हवा को ढक्कन या टोपी की तरह ना फंसा लेता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जिन क्षेत्रों में गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां क्या होता है बच्चों? गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मैं 5 से 7 मिनट वाला एक टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा ट्रिकी अप्रोच के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अभिकथन खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन कारण भी मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है, आर आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 26। एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी जो मछुआरे समुदाय से है उन्होंने चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार संकल्पना से पढ़ा रही है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल ए और सी आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृति आहत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति करे। प्रति वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। चलो देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर, पंचायती चुनाव किस साल में होते हैं? इतना तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई
इकाइयाँ खाली स्थान था बच्चों ग्राम है। इसके पंचायत क्षेत्र के सभी सदस्य बैठक करते हैं। सही क्रम चुनिए। 5 ग्राम सभा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बदलेगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पहुंच, गरिमा और समानता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।